अस्सलाम वालेकुम। बीन्स फाइट के साथ एक और एपिसोड लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर है आपकी मेज़बान रमा साइकिल। आज का हमारा एपिसोड दूसरे एपिसोड से थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि आज हम बात करेंगे सहाफ़त के बारे में, और इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1996 से स्टार्ट किया और 24 साल हो चुके हैं इन्हें सहाफ़त के शोबे में। इसके अलावा ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के एडवाइज़र भी हैं पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग के हवाले से। इन्हें डिफरेंट अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड मिला है फ्रॉम कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से, बेस्ट IT जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है फ्रॉम ITCN सिंगापुर की जानिब से, बेस्ट मीडिया अवार्ड मिला है फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ टेलीविजन जर्नलिस्ट की जानिब से, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान एक्सेलेंस अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। हम आज के प्रोग्राम में वेलकम करेंगे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब फैसल अजीज़ खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने सहाफ़त के शोबे में कदम रखा तो 24 साल आपको माशाल्लाह से हो गए, आप एक नामवर सहाफ़ी भी हैं, तो अपने इस 24 साल सफ़र का खुलासा आप कैसे करेंगे? खुलासा बहुत सिंपल सा है। सहाफ़त को मैंने इसलिए चुना, हादसाती तौर पे चुना। वैसे तो कोई मेरा डिज़ाइन प्रोजेक्ट नहीं था, ना मैं इस प्लानिंग में था कि सहाफ़त में आना है, ना मुझे मालूम था कि सहाफ़ी कैसे बनते हैं। ये हादसा ऐसे हुआ कि एक इदारा है, उसका नाम है PII है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और ये गवर्नर हाउस के सामने लाइब्रेरी है। वहाँ मैं 96 में CSS की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पे एक सहाफ़ी, बहुत सीनियर सहाफ़ी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, इंतकाल फरमा गए, काज़मी साहब उस वक्त दी न्यूज़ के एडिटर थे। उन्होंने इनवाइट किया कि जब तक आप तैयारी कर रहे हैं आप अखबार ज्वाइन कर लें। तो मेरे एक दोस्त उन्होंने जंग ज्वाइन किया, मैंने अखबार ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि ये लोगों की लिए मदद और उनके इश्यूज को हल करने के लिए बेहतर फोरम है, और फिर इस तरह सहाफ़त में आया। और फिर बुनियादी मेरी सहाफ़त हमेशा ही रही है कि जो गवर्नेंस मैनेजमेंट है उसको हाईलाइट किया जाए, टैक्स पेयर के पैसे को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने को हाईलाइट किया जाए, लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाए सहाफ़त के जरिए, मजबूर लोगों की आवाज़ बुलंद की जाए। तो मेरा बेसिकली सहाफ़त अब तक मैं इसी इदारे के अंदर करता हूँ। अब पाकिस्तान की पॉजिटिविटी, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग, नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाना, लोगों के लिए, यूथ के लिए नए फोरम्स को इंट्रोड्यूस करना, दुनिया के साथ कनेक्टिविटी को करना, पाकिस्तान के जो वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हैं उनको हाईलाइट करना, और टैक्स पेयर का पैसा सही इस्तेमाल होने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर हैम्बरिंग करना। तो बस इन चीजों के ऊपर ही मेरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सहाफ़त का दायरा है। तो यही बेसिकली आपकी इंस्पिरेशन भी बना? असल में सहाफ़त है ही ये। सहाफ़त जो है ना वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप शाहिद आफरीदी को पसंद करते हैं और शाहिद आफरीदी को ऑलवेज पसंद करते हैं, लेकिन आप उस दिन ज्यादा पसंद करेंगे जिस दिन वो 6 छक्के मारेंगे, और जिस दिन वो 0 पे आउट हो जाएंगे आप पसंदीदगी का आपका जो है लेवल डाउन हो जाएगा कि इसने स्कोर नहीं किया। तो सहाफ़त ये है कि जिस दिन कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, वजीर, महकमा कोई भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो आप उसको उसी तरह रिपोर्ट कर रहे होते हैं। आप एजेंडे के साथ कनेक्ट नहीं हो जाते, आप किसी पार्टी के साथ कनेक्ट नहीं हो जाते, आप किसी हुकूमत के साथ कनेक्ट नहीं हो जाते, आप उसकी परफॉर्मेंस को देख के चलते हैं। हमारे मुल्क में क्या होता है, आप सारे टीवी चैनल्स के बारे में अच्छी सी क्लियर सी राय है कि एक चैनल है उसे कहते हैं यार ये PTI का है, दूसरे को कहते हैं नहीं नहीं ये मुस्लिम लीग नून का है, ये फलाने का है। तो हम चैनल वाइज जो है वो आइडियोलॉजी के साथ चिपक गए। ऐसे होता नहीं है। होता यह है कि आप पार्टीज के साथ, जाहिर है कि सारी पार्टीज पाकिस्तान की सियासी पार्टीज है, आप सबके साथ एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं क्योंकि लोग उनको वोट देते हैं, लेकिन जब वो पार्टीज इंतखाबात जीत जाती है और हुकूमत बनाती हैं तो फिर आप, हुकूमत जब बन जाती है तो फिर आप अपना हथौड़ा निकाल लेता है सहाफ़ी कि ये अब टैक्स पेयर का पैसा आपने इस्तेमाल करना है, तो एजुकेशन में प्रॉपर लग रहा है, हेल्थ में लग रहा है, लोगों के मसले हल हो रहे हैं। तो पार्टी से मोहब्बत अपनी जगह पे, हुकूमत से मोहब्बत नहीं हो सकती। हुकूमत से तो उसकी एग्जीक्यूशन, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, उस पर आपको पुश करना पड़ता है कि ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ठीक नौकरियां नहीं दे रहे हैं, टेंडरिंग ठीक नहीं कर रहे हैं, बजट सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
तो इसलिए सहाफी की हुकूमत से दोस्ती नहीं हो सकती। सही। सहाफी की पॉलिटिकल पार्टी से जरूर हो सकती है, मंशूर को ठीक करें, ये करें, लेकिन किसी भी सहाफी की हुकूमत से अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती। और अगर कोई सहाफी हुकूमत से दोस्ती रख रहा है तो फिर वो एजेंडे पर चल रहा है, तो वो अपने लाइन क्रॉस कर रहा है, क्योंकि उसका जो इख्तियार है, उसका काम है लोगों की फलाह, उसके मसाइल को हैंडल करने के लिए, हल करने के लिए अपने आप को अपना काम करे। लेकिन जब वो दोस्ती कर लेता है किसी भी हुकूमत से, वो पीटीआई की हुकूमत है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, या पहले काफ लीग की है, किसी भी की, तो फिर वो एजेंडा बन जाता है और फिर वो जाहिर है प्लॉटों के चक्कर में आ जाता है और बाकी चक्करों में आ जाता है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता रहा हूं सारी जिंदगी, और मैं गवर्नमेंट को हैमरिंग करता हूं, बेशक वो कोई भी गवर्नमेंट हो। चलें, दैट्स रियली गुड। अच्छा सर, सहाफत के शोबे में तालीम याफ्ता लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसमें यूनिवर्सिटीज अपना किरदार कैसे अदा कर सकती हैं? जब बोल हमने बनाया और उस वक्त सबसे ज्यादा कोशिश ये की कि जो चैनल्स के अंदर लोग होते हैं, पहले तो उन्हीं को शिफ्ट किया कि भाई 8 बजे वाले प्रोग्राम के अंदर बड़ा पॉपुलर है, बड़ा एंकर है, इसको इतने पैसे मिलते हैं तो हम इतने पैसे देंगे, तो उसको ले आते हैं। 7 बजे वाले में ये है तो 9 बजे वाले में ये, तो हम सारे चैनलों से उठाए लोग। वो फॉर्मूला नाकाम इसलिए हुआ, और मेरा ख्याल नाकाम है अब भी, कि वो एक अपनी मेंटालिटी के हिसाब से आते रहे और वो आके कहते हैं कि जी मैं तो ये था, आपने तो मुझे नहीं बनाया। और वो एजेंडा बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, अब भी हो रहे हैं। एक संडे बाजार चलता है शाम को और रात तक चलता रहता है वो। तो हमने उसको काटने के लिए ये किया जो आप बात फरमा रही हैं, कि हम जितनी भी पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज थी, उसके जो टॉपर्स थे मास कम्युनिकेशन के, जर्नलिज्म के, जो कोई भी नाम ले लो डिपार्टमेंट को, उनको हमने इंटर्नशिप पर रखा। और फिर हमें पता चला कि जो यूनिवर्सिटीज में लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ाया जा रहा है, वो और फील्ड के अंदर जो लोग काम करते हैं या मीडिया जिस तरह चल रहा है, उसमें बहुत गैप है। जिस तरह पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री के अंदर एक गैप है, बच्चा पढ़ता कुछ है और इंडस्ट्री में कुछ और किया हो रहा होता, तो एक बहुत बड़ा गैप है। इसलिए यूनिवर्सिटी से बच्चों को निकलते ही जॉब नहीं मिलती, क्योंकि रिक्वायरमेंट और उसके अंदर बड़ा गैप है। तो हमने इसको गैप को खत्म करने के लिए बहुत इंटर्नशिप्स दी, यूनिवर्सिटीज के साथ रिलेशनशिप्स किए, एमओयू साइन किए, थोड़ा सा बताया कि आप ये पढ़ाएंगे तो हमारे पास फौरन जरूरत आ जाएगी। तो ये सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन दुनिया भर में एक सीन आ गया, वो आ गया टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आना शुरू हो गई, तो इंडस्ट्री भी अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी, तो यूनिवर्सिटीज तो वैसे सिलेबस एडजस्ट करने में काफी वक्त लेती हैं, तो वो पीछे रह गई। तो इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन तमाम ही यूनिवर्सिटीज जो है वो मार्केट के हिसाब से ना पढ़ा रही हैं, ना उस रिक्वायरमेंट को फिट कर पा रही हैं। उसकी वजह टेक्नोलॉजी का तेजी से आना है। मैं भी एग्जांपल दे रहा था जैसे आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले, कि दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया हाउस जो है बीबीसी, उसने बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी की वजह से फ्रीज कर दिए, खुदाफिज कर दिए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बीबीसी ने लोग फारिग कर दिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए। इसी तरीके से अगर दुनिया का सबसे बड़ा मरकज देखें हम, व्हाइट हाउस, तो पहले होता यह था कि करस्पॉन्डेंट है और वहां से वो बताया करता था और फिर उस जराए और ये वो चलते थे। अब हर सदर जो है या कोई भी बड़ा आदमी जो है वो ट्वीट करके अपनी पॉलिसी दे देता है। डोनाल्ड ट्रंप भी दे दिया करता था, बाइडेन भी दे देते हैं, उससे पहले जो भी सदूर रहा है, इस तरह से यूएनओ के लोग भी दे देते हैं, तो आपको यूके के प्राइम मिनिस्टर भी दे देते हैं, तो सब लोग दे देते रहे। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि वो करस्पॉन्डेंट वाले साइड, फिर टेक्निकल वाले साइड, डीएसएनजीस खड़े हुए, एंटी लगे हुए, ये लगे हुए, वो सब खत्म होना शुरू हुआ। इंफॉर्मेशन फास्ट हो गई, क्रेडिबल हो गई, ग्राउंड पर हो गई, सॉफ्टवेयर आ गया जिसने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, डेस्क खत्म हो गई। तो यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री, इसके दरमियान टेक्नोलॉजी ने गैप बड़ा कर दिया है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं वो ग्रेजुएट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है। टेलीविजन जो है पाकिस्तान का, न्यूज कह लें या कोई भी मीडिया, प्रिंट को कह लें या सोशल मीडिया को कह लें, जो कि बहुत अनलिमिटेडली तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां पर टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे आ रही है कि इसको गेज करना मुश्किल है। दूसरा, इश्तिहार शिफ्ट कर गया, जिसके थ्रू सारे चैनल चल रहे होते हैं। इश्तिहार जो शिफ्ट करके सोशल मीडिया की तरफ चला गया है, मार्केट रिड्यूस हो गई है गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, इश्तिहार की वजह, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं मीडिया को। इसलिए यूथ को जो भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनको अपने सिलेबस को ठीक करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज ने करना है, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अगर उन्हें मीडिया में आके चीजों को करके अपने करियर बनाना है, तो बड़ा बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। ओके, अच्छा सर, हमारे यहाँ बेसिकली ऐसा होता है हमारे कल्चर में कि बच्चे जो होते हैं ना वो प्रेशर में पड़ रहे होते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि आप ये बन जाओ, बच्चे चाहते हैं हम कुछ और बने। तो क्या
अगर किसी और डिसिप्लिन से, मीडिया साइंसेस से अगर किसी का ताल्लुक ना हो, सहाफत की किसी को इतनी नो-हाउ ना हो, लेकिन शौक हो किसी को सहाफत में आने का, लेकिन उसकी स्टडीज रिलेट ना कर रही हो, तो क्या वो आ सकता है? और आ सकता है तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि उसे किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान तो बहुत आसान सा मुल्क है। पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों के पास NIC है। इदारे कहते हैं कि 3 करोड़ और लोग हैं जिनके पास NIC नहीं है, तो 25 करोड़ लोग पाकिस्तान में हैं। लेकिन हम 22 करोड़ को ही काम कर लेते हैं। 22 करोड़ में से 15 करोड़ लोग जो हैं वो दानिश्वर हैं, खुद साख्ता दानिश्वर हैं। वो राय देते हैं क्या होने वाला है, वो राय देते हैं तालिबान ये करेंगे, वो राय देते हैं उनका नजरिया इतना सॉलिड किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि इमरान खान अब ये करने वाले, नवाज शरीफ के साथ अब ये होगा, अब दुनिया में ये होने वाला है, डॉलर के साथ ये होगा, स्टॉक से जितने भी अहम मौजूआत हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी अपने राय देते हैं और इतने सॉलिड देते हैं। वो इस यूनिवर्सिटी के बाहर चाट वाला हो या कोई सिगरेट वाला हो, पान वाला हो, रक्शे वाला हो, गार्ड हो, उसका एक ओपिनियन है। तो पाकिस्तान में जब 15 करोड़ के करीब लोग वो हैं, दानिश्वर हैं, लेकिन उनके साथ मसला ये है कि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। वो आज जो टीवी पर सुनते हैं, देखते हैं, उस पर तज्जिया करते हैं, हिस्ट्री नहीं पता। अब आ जाए आपके बच्चे जिनकी बात कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स, वो पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर उनको कोई चीज अपने करियर के तौर पर लेनी है, ये लेनी चाहिए, तो उनको अपने जहन में कोई भी, वैसे जर्नलिज्म के अलावा कोई भी पढ़ रहा है, उसको अपनी चीज, अपने जहन के अंदर एक चीज ठोक देनी चाहिए। मतलब दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि अगले डिकेड के बाद डिग्री की कोई हैसियत होगी। लोग इख्तलाफ कर सकते हैं मुझसे, लेकिन मेरी स्टडी ये कहती है कि दुनिया में अब 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 4IR, इसको गूगल पे सर्च करें और देखें इसमें कौन कौन सी चीजें, इसने दुनिया के अंदर चीजें चेंज कर दी हैं। डॉक्टर्स जो हैं उनकी जरूरत दुनिया में कम हो जाएगी, इंजीनियर्स की जरूरत कम हो जाएगी, मीडिया मैन की जरूरत कम हो जाएगी, मशीन लर्निंग आ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रही हैं, आ चुकी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, 5G, तो ये चीजें, मशीन जहां जा रही है वहां पे इंसान की जरूरत कम हो रही है। इसलिए जो कोई भी पढ़ रहा है उसे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में से किसी एक सब्जेक्ट को अपने साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट, साबिक प्रेसिडेंट, ने मेरा ख्याल है कि 22 फरवरी 2019 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था और उन्होंने कहा था कि इस वक्त $13 ट्रिलियन का काम है सिर्फ अमेरिका में जो डेटा क्लाउड पर शिफ्ट करना है। फिजिकल डेटा है, मशीनों में है, वो क्लाउड पर डालना है, और बहुत सारा डेटा है और जो क्लाउड पर जाना है, इस शिफ्टिंग का जो काम है उसके पैसे हैं $13 ट्रिलियन, जो 2030 तक होना है। अब ये जो काम है, ये काम करने वाले मजदूर हैं जिनकी सर्टिफिकेशन, जिनके पास डिग्रीज, जिनके पास बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ना पढ़ाना अहमियत नहीं रखता। अगर उसको ये काम करना आता है, यहां से उठा के यहां रखना आता है, यहां से उठा के यहां रखना आता है, और मुख्तलिफ टर्म्स उसको आती हैं, तो वो पैसे बना सकता है। उसके लिए कोई लॉजिक, तो वो अब दुनिया शिफ्ट हो रही है टेक्नोलॉजी की तरफ और बहुत स्पीड से जा रही है। इसलिए जो कोई भी पढ़ने वाला है उसको टेक्नोलॉजी को अपने साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर बन रहा है तो भी, जर्नलिस्ट बन रहा है तो भी, इंजीनियर बन रहा है तो भी, MBA कर रहा है तब भी, कोई भी सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी के बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। उसकी कनेक्टिविटी बहुत कंपलसरी है। अगर नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी आपको रोन देगी। जैसे मीडिया के लोग अपने आप को तरुण खान समझते हैं, बिल्कुल अपने आप को समझते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, तो दुनिया की बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको बहुत नुकसान हुआ है। BBC को नुकसान हुआ है, वॉइस ऑफ अमेरिका को नुकसान हुआ है, बोर्ड को नुकसान हुआ है। हमारी इतनी सारी DSNGs थी, पूरे शहर में घूमती थी। हमने प्लान किया कि भाई ये हमारी कनेक्टिविटी होगी। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आई कि वो जो DSNGs है उनकी जरूरत, आपके फोन के सामने कनेक्टिविटी यूं हो गई, फुटेज यूं चला गया, वॉइस ओवर यूं हो गया, स्क्रिप्ट यहां आ गया, तो वो जो ट्रैवलिंग थी फुटेज की इतनी महंगी, वो खत्म हो गई। तो इसलिए टेक्नोलॉजी हर जगह पर आएगी। इसी तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं, डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होती, वो खाली ओपिनियन देता है। वकीलों के पास ऐसी ऐसी चीजें आ गई दुनिया के अंदर। अब जो केसेस चल रहे होते हैं, आपका पॉइंट ये है, इनका पॉइंट ये है, लॉ ये कहता है, 1 घंटे के अंदर केस बन जाता है, 2 हेयरिंग के अंदर फैसले हो जाते हैं। अब वो चीजें नहीं रही, तो हम कितना पीछे रहेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें उड़ जाएंगी। तो जो बच्चा भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, इंक्लूडिंग जर्नलिज्म, उसको टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा, अपने माइंड को फिक्स करना पड़ेगा। नहीं भी करेगा तो हो जाएगा, क्योंकि हमने नहीं लिए मोबाइल फोन्स, हमने इंटरनेट नहीं
लेकिन हमारे सिस्टम में आ गया। इसलिए मैं पहले कह रहा था कि 12 करोड़ हमारे पास खुद साख्ता दानिशवर है, वो इस फोन की वजह से। बिल्कुल। अच्छा सर, क्योंकि आप स्ट्रैटेजिक एडवाइजर भी हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब के, पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग का जो इंस्टीट्यूट है, तो इस बारे में भी लोगों को इंफॉर्मेशन कम है, अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो क्योंकि हमारे यहाँ अभी कुछ बच्चे BS कंप्यूटर साइंसेस के अंदर भी इनरोल हैं, तो यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, तो इस इंस्टीट्यूट से, इस इदारे से उन्हें क्या फायदा होगा और वो किस तरह से अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं? ये वही बात जो मैं भी कर रहा था कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी एक बहुत ज्यादा पढ़ने रिसर्च करने वाली पर्सनैलिटी हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अब काम करते रहे हैं, पॉलिटिक्स में आने से पहले भी, आने के बाद भी, और अब भी कनेक्ट है। तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, 5G है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वेब असेंबलिंग है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के पाकिस्तानी अमेरिकन है, बल्कि अब पाकिस्तानी हैं, यहाँ आगे शिफ्ट हो गए हैं काफी अच्छे से, प्रोफेसर जियाउल्लाह खान। वो अपने आप को प्रोफेसर नहीं कहते, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ इसलिए कि वो दुनिया की टेक्नोलॉजीज को बहुत तेजी से पढ़कर उसको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आसान बनाकर और पढ़ाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो उन्होंने ये प्लान बनाया था फोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का। फिर जब रजिस्ट्रेशन का मामला आया तो अंदाजा नहीं था कि कितने बच्चे पढ़ेंगे। उन्होंने एक दफा अपने फेसबुक पे लिखा कि भाई मैं पढ़ाना चाहता हूँ ये सब्जेक्ट, और उन्होंने कहा CVU के ऊपर आ जाएं लोग जिसको पढ़ना है सुबह 7 बजे। अच्छा। उसे मालूम हुआ कराची वाले उठ सकते नहीं उठ सकते, पढ़ना चाहते नहीं पढ़ना चाहते। तो मंजर या था, मैं हंस रहा था उसके ऊपर कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने बताया कि तकरीबन 2-2.5 हजार लोग आ गए, आप भी उठ के आ जाए। तो मैं 9:30 बजे गया तो मैंने देखा कि स्पीकर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, तो सैंडविच भी लेकर आए हुए हैं और वो स्पीकर के ऊपर पढ़ा रहे हैं। तो ये शुरू हुआ था। उसके बाद फिर ये PIAIC प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ और इसकी जब रजिस्ट्रेशन बाकायदा हुई तो मेरा ख्याल है कि 36,000-40,000 लोग रजिस्टर्ड हो गए कराची के, और उनके टेस्ट करने की जगह नहीं थी कि कौन कितना केपेबल है, किसको कितना पढ़ाया जाना चाहिए। तो फिर जियाउल्लाह खान साहब ने, बहुत ही जबरदस्त आदमी है, सैलानी के जो रूह रवा हैं, मौलाना बशीर फारूकी साहब, इनके साथ मिलकर, उनके साथ वो पहले भी काम कर रहे थे, हॉकी स्टेडियम के अंदर टेस्ट लिए। हॉकी स्टेडियम जिसका नाम अब रख दिया है अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी क्लब, वहां पे तो तकरीबन एक वक्त के अंदर 7,000 बच्चों ने टेस्ट दिए। फिर स्क्रूटनी हुई, फिर क्लासेस शुरू हुई, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इस्लामाबाद में शुरू करें, तो फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम में जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहां पे सीटों के ऊपर चूंकि खेल होता नहीं है, जहां पे सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर दरख्त लगे हुए थे, गंदगी थी, सफाई नहीं थी, वो हमने उसको साफ करवाया, बहुत उस पर काम किया और फिर वहां पर टेस्ट हुआ। तो मेरा ख्याल है 18,000 बच्चों ने टेस्ट दिया। फिर सियालकोट में हुआ, फिर लाहौर में हो रहा था कि कोविड आ गया, तो फिजिकल पढ़ाई नहीं हो सकती थी। अब उसके अंदर पाकिस्तान नेवी ने बहुत रोल प्ले किया, पाकिस्तान आर्मी ने बहुत रोल प्ले किया। उनके जितने भी ऑडिटोरियम्स थे वहां पे एक क्लास होती थी, 500-600 बच्चों को पढ़ाया जाता था। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो शायद मोटरसाइकिल पर भी नहीं थे, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर है, उनके घर चेंज हो गए हैं, फैमिली स्टाइल चेंज हो गया है, 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए महीने के बना रहे हैं, क्योंकि वो डॉलर्स के अंदर काम करते हैं। पर आवर $50, $60, $100। वही काम जो मैं आपसे कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 4IR का ये काम $13 ट्रिलियन का 2030 तक है, तो पाकिस्तानी भी बहुत सारे काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। यही वजह है कि जो फ्रीलांसिंग वाला प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था, काम कर रहा था IT के अंदर, $1 बिलियन, वो उठ के $2.5 बिलियन पे आ गया। तो ये खामोश रेवोल्यूशन जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की सरपरस्ती में, प्रोफेसर जियाउल्लाह खान साहब और बशीर फारूकी साहब, इन लोगों की काजी राहत साहब जो कि उसके सेक्रेटरी हैं, तो उसके साथ हुआ। उस टीम में और भी बहुत सारे लोग थे, तो मैं भी उनमें स्ट्रेटेजिकली उनको एडवाइस करता था, एडमिन के कुछ मामला तो करता रहा हूं। तो अब जो फेज है कोविड की वजह से स्लो हो गया, लेकिन अब उसको कमर्शियली बैंकिंग के साथ, उसको मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने वाला फेज आ गया है। मतलब अब दुनिया के अंदर चीजें रुकी नहीं, आगे बढ़ती नहीं। तो अब अगर वो फेज शुरू होगा आफ्टर कोविड, तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, जो भी इसमें आएगा पैसे ज्यादा बना सकेगा। जबरदस्त। अच्छा सर, अब थोड़ा सा अगर उसका क्राइटेरिया शेयर करें आप हमारे साथ।
बहुत सिंपल सा है। मेरे पेज पर जाएंगे, मैंने बोल पर भी बहुत प्रोग्राम किए हैं इस पर, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू किया है, उसका नाम है मोहम्मद माविया। उसकी उम्र थी मेरे ख्याल 14 साल और उसने 8 जमात पढ़ा हुआ था। 8 जमात के बच्चे को ना अच्छी अंग्रेजी आती है यूजुअली पाकिस्तान में, ना अच्छी मैथ्स आती है, लेकिन उसने मेहनत की और उसने मेरा ख्याल है 2017 और 18 के अंदर उसने $50,000 बनाए थे। तो सर्विसेज के अंदर काम होता है, और उसको ना सिर्फ उसने बनाया बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने साथ खड़ा किया और सबको बताया कि ये है पाकिस्तान, ये बच्चा बेसिकली नौजवान, आप लोग भी सब कर सकते हैं, खवातीन कर सकती हैं, खासतौर पे घर पे बैठकर कर सकते हैं। अब मैं इसकी जो 5-6 सब्जेक्ट्स हैं उसको दोबारा दोहरा देता हूँ, आप PIAIC की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने उसके ऊपर 2-3 प्रोग्राम्स किए हैं, तो तफसील से वो बच्चा बता रहा है, वो आ सकता है। बोल के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम्स हैं उनकी वेबसाइट पर, वहां से देख सकते हैं। मैं दोबारा भी शेयर कर लूंगा जब आप ये प्रोग्राम पोस्ट करेंगे तो उसके नीचे लिंक लगा दूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर इनिशियली बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, लेकिन जब आप ट्रैक पर आ जाते हैं तो चीजें आपको समझ आने लगती हैं, और जब चीजें समझ आने लगती हैं तो फिर आपको काम मिल जाता है। तो अपवर्क, फ्रीलांसिंग है, और भी बहुत सारी हैं जहां से आप काम लेते हैं और आप करते जाते हैं और सिक्योर हैं। मैं बहुत सारे नौजवानों के नाम ले सकता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली है, लेकिन वो कहते हैं बॉस मेरा नाम नहीं लें, मैंने इस महीने $60,000 बना लिए। तो अब अगर कोई बंदा या वो छोटी सी कंपनी खोल के $60,000 बना लेता है तो $60,000 का मतलब क्या है, ₹1.25 करोड़ से ज्यादा वो महीने में बना रहा है। तो वो बच्चा जिसको कुछ नहीं मिल रहा था वो टेक्नोलॉजी के जरिए आगे निकल गया। इसलिए मैं आपसे पहले कह रहा था कि हर चीज को अपने साथ टेक्नोलॉजी जब आप क्लब करते हैं तो काम बहुत ज्यादा और फिर पैसे आपको डॉलर्स के अंदर मिलना शुरू होते हैं। तो ये मुश्किल चीज नहीं है, बस ये तय करना है कि इसमें पढ़ाई बहुत होती है और चीजें समझ नहीं आती। मुझे चीजें समझ नहीं आती, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो यूथ है उसकी लर्निंग फास्ट होती है। जैसे जैसे आप एज आपकी ज्यादा हो जाती है तो फिर आपकी लर्निंग स्लो होती है। टेक्नोलॉजी की टर्म्स इस तरह की आ रही होती हैं जिसकी डेफिनेशंस, जिसकी मीनिंग्स आपको किताबों में या गूगल पे नहीं मिल रही होती। बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। बच्चे तेजी से कर लेते हैं। अगर कोई 10-12 साल के बच्चे को कनेक्ट कर दे तो 14-15 साल के अंदर वो अपने अब्बू और अम्मी से ज्यादा पैसे बनाएगा। चलिए जबरदस्त सर। अच्छा सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसेस के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे क्या कोलैबोरेशन हो रही है, इस हवाले से अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है, लेकिन हुआ ये है दुनिया के अंदर जो मोटी मोटी बात है, कुछ अर्से पहले हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते थे फ्लॉपी डिस्क, बिल्कुल, फिर हम इस्तेमाल करते थे सीडीज, फिर हम यूएसबी भी चलती हैं, फिर चिप आया और उसके बाद अब चीजें खोस ही गई हैं, क्लाउड पे चले गई या ड्राइव पे चले गई। ज्यादातर दुनिया के अंदर इस वक्त जो कहा जा रहा है, जो चाइना और अमेरिका की फाइट है टेक्नोलॉजी के अंदर, कमर्शियली, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी, ट्रेड के अंदर भी, वो फाइट टेक्नोलॉजी की है। बिल्कुल ऐसी है, और डेटा की है। हम अब तो बहुत आसानी से लोग कहते हैं कि जो भी आप बात कर रहे होते हैं वो आपका फोन सुन रहा होता है और वैसे ही इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होता है। तो बेसिकली इस वक्त दुनिया के अंदर जो काम है या पाकिस्तान के अंदर भी जो काम हो रहा है वो डेटा से मुताल्लिक है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा हमारे वफाकी वजीर खजाना ने बताया कि FBR का डेटा चोरी हो गया। हाँ, बिल्कुल ये न्यूज़ है। और इंडियन कंपनी ने हैक कर लिया था FBR को। हैक हो गई थी जी। तो कितना डेटा ले गया पाकिस्तानी को, कौन कितना टैक्स देता है, कितना एसेट है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना गोल्ड है, कितना ये। तो दुनिया में इस वक्त जो शोर वोर मच रहा है वो सब इसी पर मच रहा है, डेटा से मुतालिक। तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीजें जो शिफ्ट होती रहती हैं, तो उसको बाकायदा तौर पर पिन पॉइंट करके किसी एक सब्जेक्ट को नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वेरिएशंस हैं और इसको रेगुलर उसमें इन होने के बाद ये चीजें पता चलती हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आप क्योंकि एक सहाफ़ी भी हैं, होस्टिंग भी करते हैं, तो लाइव प्रोग्राम्स में बाज़ औक़ात ऐसा होता होगा कि आपको गुस्सा आ जाता होगा, तो वो गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं तो बहुत गुस्सा करता हूँ और मैं बिल्कुल भी, उसकी वजह ये है कि बहुत सिंपल सा किया मैंने जर्नलिज्म के अंदर। वो होता ये है कि मैंने कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म पे ज्यादा फोकस किया। प्लॉट के चक्करों में और लोगों के खानों के चक्करों में, बैठकों के चक्कर में वो होता है ना जिससे आदमी की नजर ही उड़ जाती है, दब जाता है, वो वाले काम नहीं किए। तो जहां गुस्सा आया मैंने गुस्सा बिल्कुल लाइव ट्रांसमिशंस में भी उतारा, जियो में रहते हुए भी, बोल में रहते हुए भी,
और कभी ऐसा नहीं कि खबर चलाया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया, खबर चला के उसको कंक्लूड जरूर किया है। सही। अगर कोई चीज है, कोई करप्शन है या कोई ऐसा मामला है जो मंजराम पे आ गया, उसे कंक्लूड जरूर किया है। सही। लेकिन अदब और उसके दायरे में, बदतमीजी के दायरे में नहीं, बिल्कुल अदब के दायरे में, ये सबकी रिस्पेक्ट करते हुए अपना पॉइंट, जो पब्लिक का पॉइंट है, आवाम का पॉइंट है, उसको उजागर करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे मौके बहुत आए। अच्छा सर, पाकिस्तानी सियासत से आपने क्या अच्छी चीज सीखी? पाकिस्तानी सियासत में बहुत सारी मजेदार चीजें हैं। नई पार्टीज बनती हैं, लोग स्विच हो जाते हैं, वफादारियां चेंज हो जाती हैं, मंशूर जो बनता है, कोई सियासी जमात उस मंशूर पे अमल दरामद नहीं कर रही होती है। किसी सियासी जमात के अंदर उनके लीडर्स को, उनके एमएनएस एमपीएस की ट्रेनिंग्स नहीं हो रही होती हैं। जब वजीर बंदा बन जाता है तो उसको समझ नहीं आता चलना कैसे, फिरना कैसे, काम कैसे करना है, ब्यूरोक्रेसी हैंडल कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है। इस वक्त भी पाकिस्तान की सारी कैबिनेट से ले लिए तो शायद ही चंद वजीर ऐसे होंगे। तो मैंने ये सीखा कि सियासतदानों को समझाना सिखाना भी किसी हद तक मीडिया का काम है। वैसे तो नहीं है, लेकिन उनकी पार्टीज काम नहीं कर रही होती वहां पे। कोई ग्राउंड पे, हमने कभी किसी पार्टी के अंदर नहीं सुना होगा कि हम फाइनेंशियल साइड की टीम बना रहे हैं और हमारे लोग जो मुस्तकबिल में फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या पीएनडी के वजीर होंगे या एजुकेशन के होंगे या हेल्थ के होंगे, तो ये रिसर्च वर्क करने वाली टीम है और यहां से जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको हम वजीर बनाएंगे। तो हमारे यहाँ तो होता है कुर्बानी की बुनियाद पे, ताल्लुकात की बुनियाद पे, तोहफों की बुनियाद पे, फीडबैक की बुनियाद के ऊपर बंदा वजीर बनता है। तो मैंने ये सीखा कि आप किसी भी पार्टी को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं और बहुत कम लोग होते हैं पॉलिटिकली जो मीडिया पे बैठकर वाकई किसी काम पे बात कर सकें। यूजुअली जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर बात हो रही होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारी बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक हैं। लीडरशिप कुछ और कह रही होती है, मंशूर कुछ और कह रहा होता है, ग्राउंड पे कुछ और हो रहा होता है। वर्कल जो है वो इलेक्शन की हद तक जरूरत होता है, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं होती। तो बहुत वीकनेस है। सीखा तो मैंने कुछ नहीं है सिवाय इसके कि जो मैंने चीजें आपके सामने बताई। सही। अच्छा सर, जब आपने सहाफत को ज्वाइन किया तो तब से लेके अब तक आपने काफी सारी हुकूमतों को देखा, चेंजेस देखे, तो मस्बत तब्दीली आपने क्या देखी उसके अंदर? देखिए, एक तो ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए इन 70, 72, 74 सालों में हम अपना मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका के साथ कर लेते हैं, यूएई के साथ कर लेते हैं, मलेशिया के साथ कर लेते हैं, चीन के साथ कर लेते हैं। तो हम पाकिस्तानी इंडिया के साथ कर लेते हैं, मुकाबले की सूरत में चल रहे होते हैं। तो हमारे बैकग्राउंड के अंदर, एक कैशे के अंदर ये होता है कि वो वहां पहुंच गए, हम यहाँ रह गए। तो सहाफत में रहते हुए हमेशा यही चीज को जहन में रखा या रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितना वक्त रही और हम बगैर जमहूरियत के कितने वक्त रहे, और हमारे साथ क्राइसिस के ऐसे होते रहे। फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी को हमने पॉलिटिकली कितना चेंज कर दिया, सियासी ब्यूरोक्रेसी कर दी जो डिलीवर नहीं करती है, पॉलिटिसाइज कर दी चीजों को, नेशनलिज्म जरा वीक हो गया। फिर उसको उभार के फिर जंगे लड़ते रहे, फिर अमेरिका की जंग हम अपने मुल्क के अंदर लेकर आ गए जिससे 70-80 हजार लोग हमारे शहीद हो गए और $150 बिलियन हमारा नुकसान हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें घिचपिच वाली हैं कि हम एक टारगेटेड फोकस नेशन की सूरत में किसी रास्ते पर चलते दिखाई नहीं दिए। लेकिन इस सारे मीन वाले सारे सीन के अंदर हमने बहुत अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। अब उस सारे सिनेरियो के अंदर हम मुशर्रफ साहब की परफॉर्मेंस को देखें, फिर उनके आने के तरीके के ऊपर आप देखेंगे वो किस तरह हुकूमत में आए तो आपको वो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया, लोगों को डिलीवर हुआ, आपको अच्छा लगेगा। अयूब खान साहब के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो सिनेरियो डिफरेंट लगेगा, उनका आने का तरीका को ठीक नहीं लगेगा। भुट्टो साहब काम करना चाहते थे लेकिन उनके खिलाफ ये केस चल गया, उनको फांसी दे दी। मियां साहब को देखेंगे कि उन्होंने मोटरवेज बनाया लेकिन उन पर करप्शन का इल्जाम हुआ तो वो फारिग हो गए। तो क्लियर किस्म का ऐसे इज्जतदार तरीके से कोई प्राइम मिनिस्टर आया वो हो और वो फिर अपने 5 साल पूरा करने के बाद थैंक यू करके गया हो, फिर वो दूसरे को मौका दिया। हम उस वाले फेज में अब तक दाखिल नहीं हो सके, तो लेट्स सी अब दाखिल होते हैं। लेकिन ये कि एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं अभी तक पाकिस्तान में। लेकिन अच्छी चीज क्या देखी सर आपने? नहीं, मुझे सिवाय इसके कि एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और एक्सपेरिमेंट कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, तो आप सेलिब्रेट भी कर लें, ये भी कर लें। लेकिन एज ए पाकिस्तानियों के अंदर जो है वो एक जुर्रत है जो मेरे ख्याल और कौमों के अंदर कम होती है। वो हर जीतने वाले को आंखों में बिठा लेते हैं
और जब वो आंखों पे बिठाए हुए होते हैं उसी वक्त उसकी ऐसी की तैसी करना शुरू कर देते हैं जब उनको डिलीवरी। हम जरा स्पीड में रिजल्ट्स के लिए एज ए नेशन हम चाहते हैं जल्दी से रिजल्ट्स मिले, कहते हैं फौरन से बस हमें हमारा मसला भी हल करो, तो मसला हल नहीं होता पहले से ज्यादा खराब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, जब आपने सहाफत स्टार्ट की थी 1996 में, तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, बहुत कम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती थी, लेकिन अब जो है काफी डिफरेंट सिनेरियो है। तो आपको क्या लगता है कि आपको अगर उस वक्त पे इतनी सहूलतें मैसर होती टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो आप फिर अपने आप को आज कहाँ देखते हैं? देखिए, एक तो ये कि हमें मानना चाहिए टेक्नोलॉजी में हमारा कोई रोल नहीं है। ओके। टेक्नोलॉजी जो है वो हम परचेज करते हैं, दुनिया में आती है और हमें मिल जाती है। 96 में जब 97, 98 इस दौरान होता था एक पेजर, इंफॉर्मेशन पेजर के थ्रू, ऑफिस से कनेक्टिविटी पेजर के थ्रू होती थी। आपके पास एक बॉक्स लगा होता था और वो इस तरह का बॉक्स होता था, पता नहीं आपने देखा, मैसेजेस आते थे, इस तरह का बॉक्स होता था और उसमें फिर मैसेज टूट टूट आवाज होती थी और उसपे मैसेज आते थे। तो वो टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का मामला 96, 97 में ईमेल, मेरा ख्याल है पहली ईमेल जो है वो 97 के अंदर हुई पाकिस्तान में, तो लोग हैरान होते थे। फिर कहा फैक्स खत्म हो जाएगा, फिर कहा ये पीटीसीएल फोन खत्म हो जाएगा, और ऐसे ऐसे चीजें खत्म हो गई। लेकिन ये कि टेक्नोलॉजी वक्त के साथ ही डिलीवर कर पाई है सारी दुनिया में। हमारे पास भी कोई बहुत बड़ा कोई उम्मीद भी नहीं थी और किसी को ख्वाब भी नहीं था, लेकिन बहरहाल अगर टेक्नोलॉजी उस वक्त होती तो मंजरनामा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। सही। अच्छा सर, आखिर में आप हमारी यूथ को कोई पैगाम देना चाहें सहाफत के हवाले से, अगर जो इस शोबे को ज्वाइन करना चाहता है, या वैसे ही कि अपनी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स को आप कोई पैगाम देना चाहें? असल में हुआ ये है या होगा ये, जो मैं अपनी बच्ची को कहता हूँ, मेरी बेटी है वो ये कहती है कि पापा मैं लॉ तो यूं कर लूंगी और मैं मीडिया भी यूं कर लूंगी, तो ये भी यूं कर लूंगी। अच्छा, जब मैं ये सारी चीजें यूं करने वाली चीजें, वो यूं करने वाली चीजें ये कि सारी चीजों के लिए आपको अपने दिमाग की कई साल तक मेहनत की जरूरत आने वाले दौर में नहीं रहेगी। आपको खाली डिसीजन मेकिंग की चीजों की जरूरत रहेगी। यूथ अगर जर्नलिस्ट बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये काम मुश्किल नहीं है और आने वाले वक्त में और आसान हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसको क्लब कर रही है। जब बच्चे ये कहते हैं ना कि मैं लॉ पढ़ लूंगा, तो बेसिकली बड़े बड़े पैरामीटर्स पढ़ने, बाकी लॉ आपका इस पर अवेलेबल है और होता जा रहा है। लॉ इतना मुश्किल नहीं रहा दुनिया में, मेडिसिन इतना मुश्किल नहीं रहेगा दुनिया में, इंजीनियरिंग मुश्किल नहीं रहेगी दुनिया में, तो प्रोफेशन बहुत इजी है। सिर्फ टेक्नोलॉजी में अपने आप को क्लब करना मुश्किल है, उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। जर्नलिस्ट बनना बहुत आसान सा काम है, ज्यादा सिवाय इसके कि आपको अपने आप को गियर अप करना पड़ता है कि आप कुछ चीजों के अंदर फाउल नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए। एक तो एंटी स्टेट जर्नलिज्म की साइड पर नहीं जाना चाहिए, एंटी रिलीजियस साइड पर नहीं जाना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर मजहब की, हर कौम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये छोटी सी मोटी मोटी चीजें, और कौम का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा ठीक जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, उसको मुंतजर रखने वाली चीजें, ऐसे और कोई चीज नहीं। तो टेक्नोलॉजी के साथ क्लब रहेंगे तो जिंदगी आसान रहेगी। जितना टेक्नोलॉजी से दूर रह जाएंगे चीजें मुश्किल होंगी, जॉब मुश्किल होगी, सब्जेक्ट मुश्किल होगी, पढ़ाई मुश्किल होगी, जिंदगी मुश्किल होगी। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए। और इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं पे अख्तिताम पजीर हुआ। अगले प्रोग्राम में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए मेहमान के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।